सर, आज आपने रिपब्लिक समाज पार्टी की लॉन्चिंग करी है। किन उद्देश्यों को, किन मुद्दों को लेकर इस पार्टी को लॉन्च करा है? देखिए, मैं सुरेंद्र भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोगों ने एक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। साथ ही ये आज पार्टी के दिल्ली एनसीआर के कार्यालय का उद्घाटन था। जी। पार्टी का उद्घाटन नहीं, पार्टी तो हमारी 14 अक्टूबर को हमने बनाई थी। जी। आज तो कई कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और जहाँ तक आप पार्टी के उद्देश्य की बात करते हैं, हमारी पार्टी हम इसमें लीड जरूर कर रहे हैं। हम तो इसमें हम कहते हैं कि इसको आप सब लोगों के जो आवश्यकताएं हैं या जो आपके दिशा निर्देश है, हम उसको अगुवाई कर रहे हैं। हम इसको प्रैक्टिकल में दिखाना चाहेंगे कि ये एक समाज की पार्टी है। समाज की पार्टी समाज के लिए पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। पार्टी का अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन देखा होगा, उसमें एक पूरा बहुजन कंसेप्ट पूरा है। और हमारी पार्टी में 3 लेयर के साथ साथ चौथी लेयर को भी हमने आज़ादी दी है। पहली लेयर हमारी है कि हमारी एक एडवाइजरी बोर्ड है, उसमें मोस्टली 60 साल से ऊपर के लोग हैं जिनके पास 50-50 साल का अनुभव है। वो हमारे एक मार्गदाता हैं। हमारी एक एडवाइजरी बोर्ड है उनका। सेकेंडली हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो कार्य देखती है। फिर हमारा एक कार्यकर्ता है। तो हमारा सिस्टम वो चलेगा और पूरी हर बॉडी को पूरी आज़ादी है कि किसी भी साथी के साथ, किसी भी कार्यकर्ता के साथ कहीं भी कोई जरा भी किसी भी संघर्ष में कुछ समझौते की बात आती है, कुछ समझौते की या किसी तरह की कोई मैनिपुलेशन की बात आती है, तो तुरंत उसको संज्ञान में लेकर उसका एक्शन तुरंत होता है। बालाघाट की जितनी भी पार्टियां बनती हैं बाबा साहब के चिन्हों को लेकर बनती हैं, लेकिन वह अपने उद्देश्यों से बाद में भटक जाती है। क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने रिपब्लिकन समाज पार्टी बनाई थी। आपको इतिहास में आप देखेंगे कि रिपब्लिकन समाज पार्टी का बहुत अच्छा वर्चस्व था, समाज की आवश्यकता थी। उसमें थोड़ा सा हल्का सा एक समझौते की स्थिति आई, तो इस बीच में फिर समाज में थोड़ी सी कमजोरी सी दिखाई दी। तभी एक मान्यवर साहब का उदय हुआ। मान्यवर साहब ने निश्चित एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जो महापुरुषों की बिल्कुल विचारधारा के अनुरूप थी, बिल्कुल विचारधारा पे ही स्वप्न खड़ी हुई थी। और उस व्यवस्था ने प्रैक्टिकल में बहुत कुछ करा भी है। शिक्षा के क्षेत्र में किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है, रोजगार के क्षेत्र में किया है, पर्यावरण के क्षेत्र में किया है। और सबसे बड़ा बात यह कि उन्होंने हर व्यक्ति की जो संविधान में जो व्यक्ति गरिमा है, उस गरिमा के लिए उन्होंने काम किया। लेकिन आज आप देखेंगे कि आज हम अगर विधानसभा में देखें तो हमारा प्रतिनिधित्व 0 हो गया है। लोकसभा में देखें तो वहाँ हमारा प्रतिनिधित्व 0 हो गया है। लोकसभा में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जरूर हमारे, लेकिन अभी आपने सीन देखा होगा कि लोकसभा में बाबा साहब के साथ किस तरह का घिनौना किया गया है, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति की आवाज़ नहीं खुली है। तो हम उसको कैसे मान लें कि हाँ वो बाबा साहब की पार्टी है? इसलिए हमें बाबा साहब की आइडियोलॉजी पे इस पार्टी का गठन करना पड़ा। और पार्टी का गठन भी हमने 14 अक्टूबर को किया है, क्योंकि 14 अक्टूबर का दिन एक बाबा साहब की एक ऐसी क्रांति का दिन है, व्यवस्था परिवर्तन का दिन है। उस दिन हमने किया। जी बालाघाट जी, आपने भीम आर्मी का गठन कराया, चंद्रशेखर रावण का निर्माण करवाया, यानी कि आपने देश को एक ताकतवर नेता भी दिया। तो क्यों नहीं आपने चंद्रशेखर के साथ में उसी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए बारे में सोचा, अपनी पार्टी गठन करने को क्यों सोचा? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए, जहाँ तक हमारे चंद्रशेखर की बात है, जब तक वो जेल में थे हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह किया और उस निर्वाह के साथ हमने उनको सपोर्ट के साथ उस मूवमेंट को हमने आगे बढ़ाया। जहाँ तक उनकी पॉलिटिकल पार्टी की बात है, आप उनको पॉलिटिकल पार्टी की उनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा पे सांसद बन गए, हमारी बधाई है उनको। लेकिन अगर सांसद बनने के बाद वो अगर ये कहते हैं कि मैं बाबा साहब के विचारों के सांसद बना हूं और बाबा साहब का सांसद में अपमान हो रहा है और वो चुप बैठे हैं, तो कैसे सांसद है फिर वो बाबा साहब? तो इसलिए हमारा उस व्यक्ति से, हमारा जाति के व्यक्ति संबंध नहीं है, हमारा विचार के व्यक्ति संबंध है। हमारा जो संबंध होगा वो उस आइडियोलॉजी से है जो महापुरुषों की विचारधारा है, जो ज्योतिबा फूले की विचारधारा है, कबीर साहब की विचारधारा है, सावित्रीबाई फूले की विचारधारा है, काशीराम साहब की विचारधारा है, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है। उसके साथ हमारा
तालमेल होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। अगर कोई मजदूर भी अगर उसके साथ है, हमने उसकी कास्ट नहीं देखनी है, हमें उस मजदूर के हाथ को हैंग होल्डिंग करके उसको ऊपर लेकर आना है। क्योंकि बाबा साहब का जो कंसेप्ट था वो ये था, जो बिल्कुल नीचे है उसको ऊपर लाना है, लेकर आइए। ठीक है, गैर बराबरी को बराबरी की तरफ लाना है, समानता की तरफ लाना है। पर जिस तरह से अभी आपने कहा कि वो चुप बैठे हैं, तो चंद्रशेखर जी ये कह रहे हैं कि जब तक मैं अपमान का सूद समेत बदला नहीं ले लेता तब तक मैं शांत बैठने वाला नहीं हूँ। तो आपकी उनकी प्रतिक्रिया को लेकर क्या कहना है, क्या वो लेंगे सूद समेत बदला? देखिए, ये मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मोदी जी ने जो 2014 में आने से पहले कहा था कि मैं सबको 15-15 लाख रुपए दूंगा, नहीं मिला किसी को 15 लाख रुपए? नहीं मिला ना। संसद में बैठ के इस तरह की बातें करना, क्या बाबा साहब के लिटरेचर में क्या कहीं इस तरह की बातें हैं? बाबा साहब ने जितना लिखित में लिटरेचर दिया है वहाँ कहीं इस तरह की कोई बातें नहीं है। तो हम ऐसे बाबा साहब के न्याय पे हम समझौता नहीं कर सकते। क्या कारण है कि वह इस वक्त संसद में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी बाबा साहब के अपमान पे छम बैठे हुए हैं, चुप बैठे हुए हैं? क्या राजनीति है, क्या कारण है कि वो चुप बैठे हुए हैं? जो आदमी व्यक्ति बार बार मूंछों पे दाव मारता है, बहुजन समाज की बात करता है, अम्बेडकरिज्म की बात करता है, लेकिन बाबा साहब के अपमान पे चुप बैठे हुए, क्या कहेंगे? मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शायद उन्होंने बाबा साहब को ना जाना ना माना। क्योंकि आप देखेंगे कि मेरा जो अपना अनुभव है उनके साथ रहने का, कि जितने भी उस पुराने साथी थे, साथी आए जरूर, लेकिन बैक टू पवेलियन बहुत जल्दी हो गए। वापिस जाने का जो पीछे कारण है, वो कारण सिर्फ यही है कि उन लोगों को अम्बेडकरवाद में नहीं देखा। अगर वो अम्बेडकरवाद के प्रति अपना समर्पण रखते हैं तो मैं समझता हूँ, मेरी बात छोड़ दीजिएगा, देश का हर अम्बेडकरवादी उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन व्यवहार में अम्बेडकरवाद होगा तब, अगर हमारे व्यवहार में अम्बेडकरवाद नहीं है, हम सुपरमेसी में हैं, हम अपने आप को नेता बड़ा मान रहे हैं और को छोटा मान रहे हैं, ये अम्बेडकरवाद नहीं है। क्या लगता है हमारी पार्टी में ये बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, हमारा बिल्कुल समानता का होगा, हमारे में कोई सुप्रीमो नहीं होगा, और खासकर पत्रकार बंधुओं को पूरी आजादी होगी कि वो किसी भी तरह कोई समझौते में कहीं भी कोई सहन ना करें, डायरेक्ट किसी भी सीधी बात कर सकते हैं। चंद्रशेखर रावण ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि वह जो है कांग्रेस का अपमान करना चाह रहे थे अमित शाह, यानी कि सीधे सीधे अमित शाह के फेवर में चंद्रशेखर नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये कौन सा एंगल है जो बाबा साहब के अपमान को पूरा देश कह रहा है कि बाबा साहब का अपमान हुआ, और चंद्रशेखर कह रहे हैं कि वह कांग्रेस के बारे में कहना चाह रहे थे कि कांग्रेस ने कितना अपमान किया? ये टीवी पे इंटरव्यू उन्होंने दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, अब उनके ऊपर मैं ज़्यादा टिप्पणी इससे नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं नहीं समझता कि बाबा साहब को उन्होंने कितना पढ़ा है, ये मैं नहीं जानता। क्योंकि अगर वो पढ़े हुए होते बाबा साहब के बारे में तो शायद बाबा साहब के बारे में इसकी बात नहीं करते। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इस दुनिया में इंसानियत के वो मसीहा हैं जिन्होंने इस देश में गैर बराबरी को बराबरी में लाने का काम किया, इस देश में जो वंचित थे उनको बराबर लाने का काम किया है, इस देश में जिनको अब तक इंसान नहीं माना जाता था उनको इंसानियत के लाइन में लाके खड़ा किया। तो बाबा साहब ने इंसानियत के साथ साथ बाबा साहब ने इस देश के लिए अपनी पूरी लगाइए कि टोटल पूरा अपना जीवन उन्होंने मतलब एक कुर्बान किया है। वो यहाँ की अगर आप देखेंगे, आज यहाँ देश की बांध, देश की नदियाँ, देश की झीलें, देश का एनवायरनमेंट, देश का वन, अगर ये सुरक्षित है तो वो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर। बालगंज जी, एक सीधा सवाल रहेगा आपसे कि जो जिस तरीके से बाबा साहब का अपमान हुआ है, तमाम पार्टियां संगठन ये कह रही हैं कि सबसे बड़े अनुयायी हम हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। कांग्रेस के राहुल गांधी भी नीली टी शर्ट पहनकर आ जाते हैं, प्रियंका गांधी भी नीली साड़ी पहनकर आ जाते हैं, और केजरीवाल भी ये कहते हैं कि सबसे बड़ा अनुयायी मैं हूँ। एनिमेशन फोटो वीडियो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा। तो इस वक्त सबसे बड़ा अनुयायी कौन है बाबा साहब का? हर पार्टी संगठन बाबा साहब के बैनर बिल्ले को इस्तेमाल करके ये कह रही है। तो इस वक्त लोग बड़े दिग्भ्रमित हैं, जो भी आता है वह बाबा साहब का सबसे बड़ा अनुयायी बताता है। बाबा साहब का नाम लेना तो जरूरी है, लेकिन कौन है बाबा साहब का सच्चा अनुयायी जो बाबा साहब के कारवा को आगे ले जा सकता है? देखिए भाई साहब, आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि बाबा साहब का सच्चा अनुयायी कौन है। मैं इसी बात पे एक बात बाबा साहब की ही बात दोहराना चाहूंगा। बाबा साहब ने एक वक्तव्य जाहिर किया था कि दाई और माँ में बड़ा फर्क होता है। आज जो दाई हैं
जो अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी होने का दावा कर रही हैं, वो केवल दावा है, बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो सकता। बाबा साहब का सच्चा सिपाही तो वो होगा जो बाबा साहब का जो बिल्कुल मतलब उनके रास्ते से निकल के आया होगा, जो उनकी भट्टी से दब के आया होगा, वो बाबा साहब का अनुयायी है। इसलिए बाबा साहब का जो अनुयायी होगा वो कभी कहेगा नहीं, करके दिखाएगा। बाबा साहब ने कभी कहा नहीं है, बाबा साहब ने हमेशा किया है, और इंसानियत के लिए, देश के हर इंसान के लिए काम किया, हर प्राणी के लिए काम किया। बाबा साहब, आप जहाँ तक आप कह रहे हैं कि उनकी टी शर्ट पहनना, उनकी किताबें लेना, ये उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो देश में रुक नहीं पाएंगे वो। केजरीवाल हाँ, को मुझे लगता है सबसे बड़े समर्थक नजर आते हैं। 21-21 हजार रुपए महिलाओं को दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, और तमाम जो है यात्रा का भी सुख साधन दे रहे हैं, बिजली पानी फ्री दे रहे हैं। तो बाबा साहब के अनुयायी सबसे बड़े वो लगते हैं, क्या कहेंगे? बाबा साहब स्टेट एंड माइनॉरिटी में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि खैरात ठीक नहीं है। बाबा साहब का कथन बिल्कुल स्पष्ट है। बाबा साहब कहते हैं कि अगर आपको फ्री एंड कंपल्सरी करना है तो आप शिक्षा को करिए, फ्री एंड कंपल्सरी अगर करना है तो स्वास्थ्य को करिए, स्वास्थ्य सेवाओं करिए। फ्री एंड मतलब कंपल्सरी करना, उनको आप फ्रीडम, उनको आप उनके अपने जीने की आज़ादी को आप फ्री करिए। ठीक है, जो आप ये फ्री में देके, फ्री में आप चाहे कुछ अमाउंट देके, फ्री में आप चाहे राशन देके उनकी आप आज़ादी छीन रहे हैं, उनके आप स्वाभिमान को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये आप कुछ बाबा साहब के एंजॉय नहीं है। अगर आज बाबा साहब होते तो शायद सबसे पहले इन्हीं को पनिशमेंट कराते। ये कौन सी व्यवस्था कर रखी है? और सरकार इसलिए बनती है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक को शिक्षा फ्री दे, देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दे, देश के हर नागरिक को जो संविधान के द्वारा उन्होंने अधिकार दिए हैं वो उनको अधिकार प्रोवाइड कराए, ना कि उनको डिमांड करनी पड़े। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसी, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस इतिहास को बहुत कुछ दिया है। कैसे? जैसे एक कहावत होती है कि बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती, लेकिन ऐसा इसको भी बाबा साहब ने चैलेंज किया है। बाबा साहब इस देश के इंसानों की वो माँ है जिस माँ ने ऐसा ख्याल रखा है कि बच्चे को किस समय क्या खुराक देनी है, बिगर मांगे बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर वो माँ है। बाबा साहब के विचारों पर चलना और बाबा साहब को मानना छोटी मोटी बात नहीं है, ये सब नौटंकीबाजी है, ये नौटंकीबाज हैं और ये ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं थे। राष्ट्रीय समाज पार्टी 2024 के अंदर जो दिल्ली के चुनाव होने हैं उसके अंदर उतरने वाली है। हाँ बिल्कुल उतरेगी, बिल्कुल दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली में बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे। किसी भी पार्टी के लिए लड़ने के लिए चुनावी चंदे की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो क्या लगता है कि पार्टी के पास इतना फंड कहाँ से आएगा? उसके पास गाड़ी, बिल्ला, बैनर, ये सब कहाँ से प्रोवाइड होगा? हाँ बिल्कुल आपने सही सवाल किया। या किसी पार्टी के इशारे पे एक पार्टी बनाई हाँ, गई है? बिल्कुल साफ है। देखिए कोई काम करने के लिए जो ना एक संसाधन की जरूरत पड़ती है। देखिए आज अगर आप देखेंगे, हमारा सामाजिक संगठनों के द्वारा इतना लंबा समय है काम करते हुए, आपका सहयोग डिपेंड करता है आपके व्यवहार पर, आपके कार्य पे। आपका कार्य अगर समाज के लिए है तो निश्चित आपको सहयोग मिलेगा, आपका व्यवहार समाज के लिए है तो समाज आपको सहयोग देगा। ठीक है, आपका कर्तव्य या आपकी जो अपनी जो मतलब व्यवहारिकता है, ठीक है, वो व्यवहारिकता आपके सहयोग को डिपेंड तय करेगी। ठीक है, अगर आपकी चीटर की वो है व्यवहारिकता तो आपको समाज सहयोग नहीं करेगा, पार्टी नहीं चलेगी। इसलिए देश में पार्टी बनती है और पार्टी को बिगड़ जाती है। जी बालाग्राम जी, कल को इस पार्टी का वर्चस्व बढ़ जाता है तो ये फिर किसी ना किसी के साथ इसे गठबंधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के अंदर आज बीजेपी भी है, वो भी गठबंधन करती है, कांग्रेस भी गठबंधन करती है। तो रिपब्लिक समाज पार्टी की सबसे पहली पसंद कौन सी रहेगी? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, चंद्रशेखर रावण या तमाम जो पार्टी है वो कौन सी पहली पसंद होने वाली है रिपब्लिक समाज पार्टी की? हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए रिपब्लिकन समाज पार्टी की जो एक मेलजोल की जो बात है, वो पहली और अंतिम प्राथमिकता है अम्बेडकर मूवमेंट। जो व्यक्ति, जो संस्था, जो पार्टी अम्बेडकर मूवमेंट पे प्रैक्टिकल में होगी उसके साथ हम तालमेल करेंगे, अन्यथा हम किसी भी सूरत में तालमेल नहीं करेंगे। हम थोड़ा चलेंगे लेकिन मूवमेंट के साथ चलेंगे। मूवमेंट हमारी प्राथमिकता है और मूवमेंट के लिए ही हम काम कर रहे हैं।
लेकिन इस मूवमेंट के चक्कर में तो कई सालों बीत जाते हैं, मुद्दत बीत जाती है और अपने आप को हर एक व्यक्ति ठगा सा महसूस करता है। आज भी लगातार एट्रोसिटी हो रही है, घोड़ों पे नहीं बैठने दिया जाता, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता है, छोटे से बच्चे के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, शिक्षा के अंदर इस तरीके का शोषण है। तो किस तरीके से पार्टी ताकत में आएगी? मैं चाहूंगा कि किसी न किसी पार्टी का आप नाम अवश्य लें जो आपको लगता है कि अम्बेडकरवादी विचारधारा पे चलती है। देखिए, जहां तक आपने पार्टी की ताकत की बात की, पार्टी की ताकत किससे बनती है? जनता से। हमारा पार्टी का जो कर्तव्य होगा वो जनता को अवेयर करने का होगा, जनता को मजबूत करने का होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और खासकर उनके अपने अधिकारों के प्रति हम जनता को जितना उनके अधिकारों के प्रति जागृत कर देंगे उतना ही वो सशक्त उस हमारी पार्टी को मजबूत करेगा। तो मैंने आपको पहले कहा ना कि हमारी पार्टी के संसाधन, हमारी पार्टी की शक्ति ये डिपेंड करती है हमारी व्यवहारिकता जनता के प्रति कितनी है और जनता ही हमारी ताकत है। इसमें हमारी अपनी ईमानदारी जो होगी वो हमारी ताकत होगी। हमारी ताकत हमारे सिर्फ हमारी ईमानदारी है। अच्छा, एक चलते चलते एक अंतिम सवाल मैं आपसे जरूर रखना चाहूंगा, क्या पार्टी का मैनिफेस्टो है या नहीं है? किन मुद्दों को लेकर, चुनावी मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाने वाले हैं, वह भी बताएं। देखिए, पार्टी का हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। जैसे दिल्ली का मामला, दिल्ली का चुनाव आ रहा है, दिल्ली में जितनी भी 70 विधानसभाएं हैं, अलग अलग विधानसभा की अलग अलग समस्याएं हैं। दिल्ली में कॉमन प्रोग्राम नहीं बन सकता। ठीक है, मैं आपको जैसे नजदीक का बता दूं, हमारे नजदीक में कौंडली विधानसभा है। कौंडली विधानसभा में पानी जरूर है, लेकिन वो जो कूड़े का जो ढेर लगा हुआ है वो उन लोगों का जीवन का बर्बाद कर रहा है। ठीक, अब आप चले जाओ संगम विहार विधानसभा, वहां लोगों को पानी नहीं मिला। अब दिल्ली की सरकार, केंद्रीय सरकार दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दे सकती, तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा? तो हमारा जो पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हर विधानसभा का अलग अलग मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो जो है पार्टी का जो मैनिफेस्टो वो समाज के लिए है। समाज के हर व्यक्ति को ऐसा महसूस हो कि हाँ, ये इस संगठन का, इस पार्टी का जो कार्य है वो हमारे लिए है, हमारे हित के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। थैंक यू।